नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। कल के एपिसोड में हमने बात करी थी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। हमारे प्रधान संपादक जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नहीं हटाएगी और आज उसी पर चर्चा हो रही है और उसी पर मुहर लग गई है भाजपा राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के एक ट्वीट से। कल सर आपने, पहले तो आपको मैं स्वागत कर दूं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत, सभी को नमस्कार, आदाब। कल सर आपने हमारे इस बहस कार्यक्रम में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नहीं हटाएगी और आज बीएल संतोष का जो ट्वीट आ रहा है उसी के आधार पर सारे भाजपा ये मान रही है कि इस बार मतलब अब मुख्यमंत्री को हटाएंगे नहीं, अगर फेरबदल होगा तो मंत्रिमंडल में और संगठन में। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये लगातार हम लोग कह रहे थे कि यूपी में उत्तराखंड फार्मूला नहीं अपनाया जाएगा। असल में होता क्या, जितनी जो चर्चाएं होती हैं भट्टाचार्य जी, वो जब चर्चाएं हो जाती हैं वो बात जब बाहर निकल जाती है तो फिर आपने देखा होगा अमूमन राजनीति में फिर वो चीज़ें जो हैं थम सी जाती हैं। अब लगातार ये बात चल रही थी कि साहब योगी जी हटेंगे हटेंगे, हटा रहे हैं, माहौल है ये सब कुछ, वो सब चल रहा था तो इतना गर्म माहौल हो गया कि जाहिर है कि दूसरी तरफ डिफेंस भी हो जाता है। तो अब जहाँ तक बिल्कुल ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी उत्तराखंड फार्मूला बिल्कुल नहीं अपनाया जाएगा। आपको यही पता होगा कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब बिल्कुल फाइनल हो गया था कि मनोज सिन्हा जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और वो लगातार वो आ भी गए थे। बनारस में पूजा भी अर्चना भी हो गई थी, तैयारियां हो गई, मुबारकबाद हो गई। लेकिन अचानक ऐसा स्टोरी में ट्विस्ट आया कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जो चर्चाएं हो जाती हैं वो कहीं ना कहीं फिर डिफेंस भी उसमें हो जाता है। अब यहाँ ये भी हुआ है कि लगातार जो चर्चाएँ चल रही थी, दिल्ली में मीटिंग हुई, दिल्ली के बाद लखनऊ में मीटिंग में दौर चला, बैठकें वहाँ होती रहीं। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री भी इतने हल्के नहीं हैं, उनकी भी एक पूरी अपनी लॉबी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात चली। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जितने मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें अधिकतर वो मंत्री थे जिनकी ट्यूनिंग माननीय मुख्यमंत्री से ठीक सही नहीं है। ठीक, सुरेश राणा जी को नहीं बुलाया गया। सुरेश राणा जी बहुत करीब हैं माननीय योगी जी के, और कई मंत्री हैं बहुत खास है, नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात चली थी कि इस तरह से जो एकदम पूरी चर्चाएं जोरों पे थी तो उस पर विराम सा लगता दिखाई दे रहा। और मैंने कल भी कहा था कि योगी जी को हटाना जो इतना आसान नहीं है, और योगी जी अपने आप में एक बड़ा नाम है। जी हाँ, योगी जी अपने आप में एक बड़ा नाम है। मैं बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने कल देर रात एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि 23 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया गया, जबकि 1.5 करोड़ आबादी वाले राज्य दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए मुख्यमंत्री केजरीवाल। इसी ट्वीट को आधार मानकर कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व ने शायद ये फैसला कर लिया कि अब जब चुनाव नजदीक आने वाला है तो मुख्यमंत्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर, एक बात और है कि जो मंत्रियों से बीएल संतोष ने बात की, उन्होंने मंत्रियों से सीधे सीधे कहा कि आपके विभाग की उपलब्धियां क्या है और क्या इस उपलब्धियों को आपने जनता के साथ शेयर किया है? नहीं, उन्होंने पूरे तरीके से हर तरह से सवाल जवाब किए हैं और उन्होंने मंत्रियों से ये भी कहा है कि आप किस मुंह से सरकार की उपलब्धियां लेके अब चुनाव में जाएंगे, आप जनता के पास क्या चीज़ लेके जाएंगे, आपने अपने विभाग में कितना काम किया, आपने विधायकों की कितनी सुनी। जो मंत्री थे उनके भी पसीने आ गए। अभी ये भी कहा उन्होंने कि भाई अगर आपको मंत्री पद से हटाकर हम अगर आपको संगठन में जिम्मेदारी दे दें तो आपको कैसा लगेगा। तो कई मंत्री बड़े बेचारे परेशान भी हो गए, कई के पसीने छूट गए, कई बैक दरवाजे से चले गए। तो बात यहाँ सिर्फ योगी जी तक नहीं थी, यहाँ बात तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई है और बहुत बड़ी एक फाइल उन्होंने तैयार की है। और आपने देखा होगा ऐसी मैराथन बैठकें शायद बहुत कम होती हैं, लेकिन बीएल संतोष जी उत्तराखंड में भी गए थे। वहाँ भी उन्होंने जाने के बाद जिस तरह से हाईकमान को रिपोर्ट्स दी थी उसके बाद वहाँ परिवर्तन हुआ।
लेकिन यहाँ पे विस्तार के बाद विस्तार पे ज़्यादा चर्चा हुई है। और मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक हमें खबर मिल रही है कि इसमें उन्होंने मंत्रियों की बहुत तरीके से डीपली जाके उनसे बात करी है। उन्होंने ये भी महसूस किया है कि किस मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी सही निभाई है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में योगी जी तो बने रहेंगे, बस कुछ मंत्रियों का पत्ता कट सकता है पद से भी। ये भी हो सकता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बहुत से जो मौजूदा विधायक हैं उनका भी टिकट कट जाए। जी हाँ, मौजूदा कई विधायकों को टिकट कटने की भी संभावना है। बीएल सर, ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीएल संतोष हर एक मंत्री से ये पूछ रहे हैं कि आप कितने विधायकों के शिकायतों को दूर किया, कितनी जनता की शिकायतों को दूर किया। इसका ये मायने है क्या कि जो वो लखनऊ आने का उनका जो मकसद था वो योगी जी के रिपोर्ट कार्ड न तैयार करने के बदौलत मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार करने चाहता? नहीं, देखिए सर, बात तो ये नहीं है। बात इसमें ये सरकार का रिपोर्ट कार्ड, सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंत्री नहीं है ना। मंत्री की जितनी परफॉर्मेंस रहेगी वो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। मुखिया की परफॉर्मेंस अलग हो गई, जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस अलग हो गई, सरकार की हो गई, संगठन में फिर और संगठन पदाधिकारियों की हो गई। तो ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। उसमें हर मंत्री से मालूम किया गया कि आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई है। किसी ने मंत्री ने कह दिया कि हमारी सुनी नहीं गई, किसी ने कुछ कहा। तो सवाल ये केवल योगी जी की घेराबंदी या योगी जी का कार्ड तैयार करना नहीं था। इसमें पूरी योगी सरकार के 4.5 साल में किस मंत्री ने, किस विधायक ने क्या किया, किस तरह काम किया, उस तरह का पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है। और जितने सवाल संगठन के लोगों से हुए उतने सवाल मंत्रियों से भी किए गए, मंत्रियों से ज़्यादा सवाल हुए। हर मंत्री से ये मालूम किया गया है कि आपके विभाग में, आपके मंत्रालय में आपने कितनी योजनाओं को सरकार की जनता तक पहुंचाया, अब किस तरह से आप सरकार की योजनाओं को ले जाके जनता के बीच दिखाएंगे कि हमने 4.5 साल में ये किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है लखनऊ से सूत्रों के माध्यम से, उनका कहना है कि जितने भी मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की, उन मंत्रियों की एक ही शिकायत है कि उनकी बातें अधिकारी नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, और खासकर कोरोना के इस दूसरी लहर के दौरान। देखिए, तो लगातार ये बात चल रही थी। आपको याद होगा कि इसी सरकार के कई मंत्रियों ने, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, ब्रजेश पाठक जी ने तो बाकायदा उत्तर लखनऊ में पूरा डीएमओ, तमाम सीएमओ के बारे में लिखा। कई सरकार के मंत्री हैं, संतोष गंगवार जी ने, उन्होंने भी स्वास्थ्य विभाग के बारे में लिखा। कई विधायकों ने कहा कि हम अगर बोलेंगे तो हमारे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और सरकार में और संगठन में कई माह से चल रही थी। कोरोना में जिस तरह से विधायकों की अनदेखी की गई है, अफसरों ने मंत्रियों के फ़ोन नहीं उठाए, तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं बहुत उनको बीएल संतोष जी को बताया गया है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये संगठन के साथ साथ सरकारी मशीनरी में बदलाव हो। जी हाँ, सरकारी मशीनरी में भी बदलाव। तो सर, आने वाले दिनों में हम ये प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों में फेरबदल देख सकते हैं? हाँ, नहीं, बहुत जल्दी। देखिए, अभी ये कोरोना की थोड़ी लहर जो है 20 जून के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस जून में बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसफर्स होंगे, और ये सब चुनाव को देखते हुए होंगे, क्योंकि चुनाव में 6 महीने रह गए। अब सरकार को जितना भी 4.5 साल में जो अच्छा काम किया, गलत काम किया, जैसा काम किया, अब पूरा ये रिपोर्ट कार्ड 6 महीने में सरकार को देना है। अब एक बात मान ली कि एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब सारे पर्चे हो गए, अब रिज़ल्ट की तैयारी है। और इसी तरह से जी बीएल संतोष जी ने लोगों से बात करी है, तो सारे देखिए इसमें बहुत सी बात ये कि जब वो किसी मंत्री से मिल रहे थे तो उसमें संगठन का भी कोई व्यक्ति नहीं होता था। या आपने वहाँ पे उस समय ना सुनील बंसल जी थे, ना स्वतंत्र देव सिंह थे। कुछ मंत्रियों की मौजूदगी जरूर के साथ वो थे, बाकियों ने सबसे अलग अलग मालूम किया। तो संगठन में भी इस बात की चर्चा है कि क्या मालूम किया, क्या सवाल किया। बड़े उत्सुकता से लोग एक दूसरे की जानकारी चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि 6 महीने जो हैं बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो सरकार होती है उसके लिए बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत जवाबदेही होती है। विपक्ष तो है नहीं सत्ता में, तो जाहिर है वो तो अपनी को उपलब्धि बताएगा नहीं। कि सरकार के लिए 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस 6 महीने में बहुत कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, 6 महीने में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, ये जो मंत्री मिल रहे हैं वो भी बाहर आकर मीडिया से या किसी और से कोई शेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सारी बातें गुप्त रखी जा रही है। जी, बहुत गुप्त रखी गई हैं। और इसमें क्योंकि देखिए बहुत से लोग ये है कि कहा गया है, ऊपर से भी कहा गया है कि आप कोई भी चीज़ मीडिया से शेयर नहीं करेंगे।
लेकिन इसी वजह से आप देखो बहुत से इतने लोग मिले हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें बाहर निकल के नहीं आ रही, ना कोई कह पा रहा है। जो भी आ रहा है बाहर, अंदर से बाहर, वो बहुत अच्छा आता है, मुस्कुराता आता है। कुछ चेहरे पे ज़रूर मायूसी भी देखी गई है, जो चेहरे से बाहर निकलते हैं और जाते बड़ी तेज़ी में अच्छे तरीके से देखे, जब वापस आए तो चेहरे बड़ी मायूसी थी। तो हो सकता है जो क्लास ली जा रही है सबकी, तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि खामोश रहिए। जी हाँ, कहा गया होगा कि खामोश रहिए। एक खबर और है कि बीएल संतोष मंत्रियों से, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अंतिम मुलाकात उन्होंने वहाँ लखनऊ में आरएसएस के बड़े नेताओं से की है सर। ना वो एक्चुअल में ये वहाँ लखनऊ में नहीं, उनका एक तरीका है ये बीएल संतोष जी का। जब जहाँ जाते हैं वो आरएसएस के कार्यालय भी जाते हैं और आरएसएस के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इस मीटिंग का कोई वो पार्ट रहा हो, वो उनका अपना तरीका है, वो अंदाज है ये। वो जहाँ भी जाते हैं वो हमेशा आरएसएस के कार्यालय भी जाते हैं और फिर अपने पदाधिकारियों से मिलते तो हैं। उनके इस मुलाकात को राजनीति या जो घटनाक्रम हुए उससे मैं नहीं समझता कि उसमें कहीं आरएसएस को कोई जानकारी या क्योंकि इस मुलाकात को इस बैठक से जोड़ के देखें। वो एक उनके संघ से जुड़े हुए हैं, बीएल संतोष जी हैं, तो जाहिर है कि वो उनका अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से हो गए। लेकिन सर अगर हम लिंक देखें, शुरू में लखनऊ में दत्तात्रेय होसबोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी और कहा गया था कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश को लेकर ही चर्चा हुई थी। उसके बाद ही बीएल संतोष लखनऊ गए और उनका लखनऊ में जाकर आरएसएस के नेताओं से मुलाकात करना, ये माना जा सकता है कि बस हाँ, अब ये पूरा मामला स्टॉप और आगे काम करिए, कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री अपनी जगह पर रहेंगे, उनके नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद हैगी। और बाकी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई नए चेहरे भी आ सकते हैं, कुछ पुराने चेहरे बनते भी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि 28 और 29 में हो जाएगा और सब हो जाएगा, ये हो जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल चल रहा है, क्योंकि 6 महीने का चुनाव रह गया, समय रह गया। इसमें अगर किसी को टच करेंगे या छेड़ेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो दूसरी पार्टी में चले जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग जो मंत्री हैं या जो उनकी शिकायतें भी हैं वो ऐसे भी हैं जो दूसरे दल से आए हैं। जो आरएसएस से जुड़े हुए मंत्री हैं वो उनकी शिकायतें बहुत कम हैं। देखिए आप, जो दूसरे दल से आए हैं, जो आया राम गया राम वाले मंत्री रहे हैं और सरकार बदलते जो उसके साथ चले जाते हैं, ऐसे मंत्री की ज़्यादा शिकायत है जो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में नहीं अपने आप को फिट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अगर कुछ होता है तो उन पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाओं के या चर्चाओं के बीच एक खबर सर आई है कि मुलायम सिंह यादव के समधी वो बीजेपी में शायद शामिल हो रहे हैं, ऐसे? ना वो तो देखिए, ये तो एक चुनाव का मौसम, विधायक है वो। हाँ, चुनाव का मौसम है। देखिए ये तो आना और जाना लगा रहेगा, कभी समाजवादी पार्टी में बीजेपी के लोग चले जाएंगे, बीजेपी समाजवादी पार्टी चले, ये तो चुनाव के समय में आया राम गया राम का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी आप देखिए बड़े बड़े नेता बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी वाले सपा में जाएंगे। चर्चा तो यहाँ तक है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा संपर्क शुरू कर दिया। ये सब चर्चाएं चुनाव में रहती हैं, कौन किसका, अब आस्थाएं तो रही नहीं किसी चुनाव उसमें। सबसे बड़ी जो यही तो बात है कि अब किसी के अंदर अपनी पार्टी से लेके नेताओं के प्रति कोई आस्था तो है नहीं। जहाँ जिसने देखा अपना सही सा वहाँ चला गया, तो मुझे लगता है कि अपना सिलसिला चलता रहेगा। जी हाँ, चुनाव आते ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सर कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब बच्चे बिना परीक्षा दिए ही आगे पास हो गए। इस फैसले को सर आप कैसे? पास नहीं हो गए अभी उसमें तो कोई ऑप्शन है शायद? नहीं, अब परीक्षा रद्द होगी, लेकिन ये भी है कि अगर बच्चे चाहेंगे तो दे सकते हैं, उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, वो बाद में। हाँ, बाद में दे सकते हैं। नहीं, देखिए उसमें कई राज्यों, देखिए उसमें हुआ क्या था कि उसमें कई 3 प्रपोजल दिए गए थे। उसमें कहा गया था अल्टरनेट हम ये कर देंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम सुनने के बाद और ये कहा कि नहीं, हमें बच्चों की सेहत से जो है सेहत और सुरक्षा ज़रूरी है। तो माननीय प्रधानमंत्री के बाद अधिकतर राज्यों ने जो है इसको यही मांग सर राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने की। उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी ने स्वागत किया सबसे पहले, उसके बाद केजरीवाल जी ने किया। केजरीवाल जी भी यही चाह रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लिया उससे बच्चों को बड़ी जाहिर निसंदेह जो है पेरेंट्स भी नहीं चाह रहे थे कि बच्चों की सेहत का खिलवाड़ हो। जी हाँ, पेरेंट्स भी यही फैसला चाह रहे थे। तो आज परिचर्चा में बस इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अपने प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।